नमस्कार दोस्तों, ज्ञानगुंज सागर में आपका स्वागत है। तो आज मैं थोड़ा लेट आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज कुछ अच्छे और ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स के साथ में आया हूँ। द हिंदू में थोड़ा डीप एनालिसिस करेंगे, मेंस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट आंसर हम लिख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट आर्टिकल। पहले देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। 1, रेडी फॉर टॉक। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको। रेडी फॉर टॉक विद द पाकिस्तान बट ऑप्शंस ओपन। मुट्टा के देखिए पेज 1 में अभी रिसेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पश्तून वाले रीजन पे क्लैश हुआ है। मैं पश्तून का मैप भी दिखाऊंगा। पश्तून वाले रीजन पे क्लैश हुआ है। वहाँ पे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के 58 सोल्जर्स मारे हैं, ऐसा क्लेम किया जा रहा है। तो देखते हैं दोनों के बीच में क्या सच्चाई है और आर्टिकल्स में कितनी गहरी बातें हैं। ईमेल अकाउंट्स फॉर 12 लाख। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाउ रन जोहो प्लेटफॉर्म। थोड़ा जोहो के बारे में सुनेंगे, थोड़ा जानेंगे कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी कितना बेनिफिशियल हो सकता है अपने इंडिया के लिए। आप भी जोहो डाउनलोड कीजिए, ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट QR कोड बेस्ड चलान पेमेंट किसको लॉन्च इन गुरुग्राम, ये भी देखेंगे, ठीक है। NCRB डेटा साइबर क्राइम ड्रॉप्स इन दिल्ली। NCRB का डेटा 2023 का डेटा आ चुका है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, ट्राइबल रांची रैली अगेंस्ट कुर्मी। रिजर्वेशन के लिए अपने इंडिया में डेली एवरीडे कुछ ना कुछ होता ही रहता है कि हमें भी रिजर्वेशन दो, हमें भी दो। उसके बारे में देखेंगे और रिजर्वेशन से क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। आपको मणिपुर का याद है ना, वहाँ पे जो मीटीज कम्युनिटी थे वो रिजर्वेशन मांग रहे थे, ST। तो कुकी जोमी थे, जो कुकी थे, उन्होंने क्लैश कर दिया, ठीक है। तो वो अभी 2 साल तक चला। तो वही देखेंगे और क्या क्या कंसर्न है रिजर्वेशन के प्रति, वो देखेंगे। रिसेंट डिजी इन द तमिलनाडु तेंकासी रिवील्स प्रेजेंस। एक नया तमिलनाडु में डिग हुआ है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, मतलब जो तमिलनाडु का आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसने कुछ फाइंडिंग्स किया है। थोड़ा आयरन एज के बारे में जानेंगे, संगम एज के बारे में जानेंगे, तमिलनाडु के ब्राह्मण स्क्रिप्ट्स के बारे में जानेंगे, उसका टाइम पीरियड के बारे में जानेंगे और इसके अलावा और भी कुछ एक्सकैवेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, माउंटेन मोन, यहाँ पे दार्जिलिंग में जो क्राइसिस आए उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। मैच्योर रिलेशनशिप, यहाँ पे हम देखेंगे UK और इंडिया का रिलेशनशिप, ओके। ग्रेट निकोबार रिवाइव इशू ऑफ नेचर लीगल राइट्स, थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ग्लोबल डोर्स मेजर्ड स्टेप्स, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। एनवायरनमेंट मिनिस्टर, अभी देखिए COP30 होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? ब्राज़ील में होने वाला है। ब्राज़ील में कहाँ पे? बेलेम में होने वाला है, बेलेम। तो उसका मैप भी देखेंगे, ठीक है। और पिछले कितने कोप हुए हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसका आउटकम्स क्या आया है वो चेक करेंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट आर्टिकल से शुरू करते हैं। रेडी फॉर टॉक विद द पाकिस्तान बट ऑप्शंस ओपन, मुट्टा के। अब इसमें क्या लिखा है, क्या क्या उन लोगों ने बात किया, उससे मत जाइए। दुरान लाइन के ऊपर फोकस कीजिए, दुरान लाइन। ओके, तो यहाँ पे दुरान लाइन के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, तो देखिए, बॉर्डर क्लैशेस ऑपरेशन बाय अफगानिस्तान विच रिपोर्टली किल 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स। अफगानिस्तान ऐसा क्लेम कर रहा है कि हमने 58 सोल्जर्स मार दिए। अब मैटर क्या है? दुरंत लाइन के ऊपर अफगानिस्तान बोलता है हम दुरंत लाइन को नहीं मानते, ठीक है। दुरंत लाइन कहाँ पे है? 2670 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर सेपरेटिंग अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। ये कब हुआ था? 1893 में हुआ था। 1893 में दुरंत मेजर बॉर्डर प्रोविंस है जो लाइन है वहाँ पे देखिए, ये अगर दुरंत लाइन है, ठीक है, ये है अफगानिस्तान, ये है पाकिस्तान। तो यहीं पे अफगानिस्तान के साइड में कौन सा है? खोस्ट है, ननगर है, कांदाहार है, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान में ये साइट्स है, ओके। खैबर पख्तूनवा एंड बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा एंड बलूचिस्तान, ये है बलूचिस्तान, ये है खैबर पख्तूनवा, ये पाकिस्तान के साइड में है। ओके, तो ये हो गया पाकिस्तान के साइड में।
मैपिंग रीजनली, अब देखिए नेबर कंट्रीज, ईरान वेस्ट, मतलब अफगानिस्तान का आपको पता ही है, थोड़ा यहाँ पे मैपिंग देख भी लेते हैं, ठीक है। ईरान के अफगानिस्तान का बॉर्डर कंट्री कौन सा है, ये पूछा है। और ये क्वेश्चन 2022 का प्रीलियम से है, प्रीलियम क्वेश्चन है, 2022 का PYQ है, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, UPSC पूछा था अफगानिस्तान के बॉर्डर में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। और ऑप्शन में था, मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है, ऑप्शन में ये कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब थे, लेकिन और अजरबैजान भी था, ऑप्शन में अजरबैजान भी था, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन करते रहना UPSC का बहुत अच्छा रहता है। UPSC PYQ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेन प्रैक्टिस कंसिडर, देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बॉर्डर विद अफगानिस्तान, कौन सा है, मैंने आपको अफगानिस्तान का मैप देख रहे हो, ठीक है, कौन कौन सा है, अजरबैजान है क्या, अजरबैजान यहाँ पे है क्या, यह है नहीं, अजरबैजान नहीं है, ओके। क्या किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान यहाँ पे है, चल रहा है नहीं कर रहा है, तो किर्गिस्तान भी गया। क्या तजिकिस्तान है, डेफिनेटली है। तुर्कमेनिस्तान है, डेफिनेटली है। उज्बेकिस्तान है, डेफिनेटली है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 4 5, 3 4 5, करेक्ट आंसर 3 4 5। तो ऐसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अब ये है बलूचिस्तान वाला रीजन, ओके। अब देखते हैं क्या क्या है। बॉर्डर डिस्प्यूट डिमार्केटेड 1893 में हुआ था बाय द ब्रिटिश बिटवीन इंडिया, नाउ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और ये क्यों हुआ था पता है, उस समय अफगानिस्तान पे रशिया का कंट्रोल था, उस समय अफगानिस्तान पे रशिया का कंट्रोल था। देखिए अफगानिस्तान में बहुत से कंट्रीज आए, वहाँ पे वहाँ का रिजीम चेंज करने का प्रयत्न किया। कौन कौन थे, रशिया आया, यूनाइटेड किंगडम आया जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश आया, यूएसए आया, और अभी यूएसए हाल ही में गया है 2021 में, 2001 में आया था, 2021 में गया था जब अमेरिका में 9/11 का अटैक हुआ तब, ठीक है, तब आया था। तो अफगानिस्तान में बहुत लोगों ने रिजीम चेंज करने का प्लान किया, कोई सक्सेस नहीं हुआ। तो अभी हम यहाँ पढ़ रहे, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये मतलब वास्ट ये आइडिया रहता है ना, तब टॉपिक से भटक जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, अफगानिस्तान नेवर फॉर्मली रिकॉग्नाइज दिस, कब हुआ था, 1893 में। क्यों हुआ था, रशिया और इंडिया उस समय ब्रिटिश का था, ठीक है। तो रशिया और ये ब्रिटिश का जो डिमार्केशन था उसको करने के लिए दुरंत लाइन, ठीक है, बॉर्डर टेंशन, बस वही ये सब ये लाइनिंग है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूज़ का है। डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स, मुट्टा की कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने का। तालिबान एलिगेशन, पाकिस्तान एलिजिबली शेल्टर मिलिटेंट्स हु अटैक अफगानिस्तान, ठीक है, ये तालिबान एलिगेशन लगा रहा है कि हमारे जो भी टेररिस्ट हैं पाकिस्तान उनको पनाह देता है। पाकिस्तान एलिजिबली शेल्टर मिलिटेंट्स हु अटैक अफगानिस्तान, और ये पाकिस्तान करता ही है, पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है, ठीक है। एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन जर्नलिस्ट, प्रेस मीट इन दिल्ली पे, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो ये आपने जान लिया, ठीक है, ये बॉर्डर जान लिया। अफगानिस्तान का बॉर्डर इंडिया से शेयर करता है, ये से कहाँ पे, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है वखान कॉरिडोर, वखान कॉरिडोर। कितना शेयर करता है, समथिंग अराउंड 146 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है, ओके। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। मेंस पर्सपेक्टिव फॉर अफगानिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, अफगानिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है सऊदी अरेबिया, कतर, इंडिया, ठीक है, बैलेंसिंग की जो लड़ाई हो रहा है इसको बैलेंस कर लेंगे। पाकिस्तान के लिए क्या बेनिफिट है, फेस ग्रोइंग टेंशन, मल्टीपल बॉर्डर, ये इंपॉर्टेंस नहीं, इसके लिए डीमेरिट्स है। डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी कैसे है, ये जो रीजन है बलूचिस्तान, वो बोलता है पाकिस्तान को हमें फ्री करो, हम तुम्हारे पार्ट नहीं हैं। कौन बोलता है, बलूचिस्तान वाले बोलते हैं, ये है बलूचिस्तान, ठीक है, ये है बलूचिस्तान, ये बोलता है हमें मुक्त करो, हम तुम्हारे पार्ट नहीं हैं, ओके। इंडिया के लिए क्या बॉर्डर, आपने चाणक्य नीति पढ़ा होगा, अगर चाणक्य तो चाणक्य ने बोला है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये दुश्मन है हमारा, इसका दुश्मन दोस्त है। अफगानिस्तान से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं,
ओके, तो यही है, एंगेज तालिबान डिप्लोमेटिकली टू बैलेंस पाकिस्तान इन्फ्लुएंस। ओके, चाबहार पोर्ट हमारा कहाँ पे है, ईरान में है, ठीक है, चाबहार पोर्ट, वहाँ से INSTC कनेक्ट होता है। ओके, INSTC का मैप पता है ना आपको, जो सेंट पीटर्सबर्ग से अजरबैजान कैस्पियन सी होते हुए, मैं मैप दिखा देता हूँ क्योंकि मैप के साथ अच्छा होता है। ये हो जा भाई, ये जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया का रीजन। तो यहाँ ये अजरबैजान, ठीक है, यहाँ पे ओके, फिर ईरान यहाँ से, और इसके INSTC के मेंबर्स भी बहुत से हैं, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि INSTC के मेंबर्स कौन कौन से, INSTC मेंबर्स में भी पूछा जा सकता है, तो देख लेते हैं। ओके, तो कौन कौन मेंबर है, 13 मेंबर्स हैं। ओके, कौन कौन है, इंडिया है, ईरान है, रशिया है, ओके, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, टर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया, ये सब कौन है, ये सब INSTC के मेंबर हैं। फिर से टॉपिक से भटक गए क्योंकि ऑप्शन इतने सारे रहते हैं ना, इसीलिए तो हमारा यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है कि ईमेल अकाउंट ऑफ 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नाउ रन ऑन द जोहो प्लेटफॉर्म। आप भी जोहो प्लेटफॉर्म यूज़ करो, माइक्रोसॉफ्ट का बोल सकते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट का वो एक ट्रू कॉपी है। ट्रू कॉपी मतलब इन द सेंस, मतलब अल्टरनेटिव, ठीक है, ट्रू कॉपी नहीं, कॉपी नहीं है, जोहो कॉपी नहीं है, जोहो इवन बेटर प्लेटफॉर्म दैन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे एक समरी दे देता हूँ इस आर्टिकल में बोला है कि 12 लाख एम्प्लॉयज उनका अकाउंट, ठीक है, उनका अकाउंट जोहो में ट्रांसफर कर, जो आप जीमेल यूज़ करते हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में आपका अकाउंट होगा, ये सब अकाउंट को जोहो में शिफ्ट किया गया है। जोहो एक इंडियन ब्रांड है, जोहो इंडियन टेक कंपनी है। ओके, तो ये है जोहो डेवलप ईमेल, एक्सक्यूज मी, ठीक चल रहा है ना, यूरोप में एक लॉ है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन। तो हमारा भी डेटा प्रोटेक्ट होना चाहिए ना, जो हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, आप फेसबुक यूज़ करते हो, फेसबुक का डेटा कहाँ जाता है, US चला जाता है। आप जो ये व्हाट्सअप चलाते हो, डेटा कहाँ जाता है, हालांकि अभी तो इंक्रिप्शन के द्वारा एंड टू एंड इंक्रिप्शन के द्वारा आपका व्हाट्सअप जो है वो सेफ एंड सिक्योर है यूज़ करने के लिए, लेकिन फिर भी डेटा तो US ही जाता है ना, डेटा तो US ही जाता है, तो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द वर्ल्ड टेक ऑन माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देने के लिए है। डेवलपर जोहो कॉर्पोरेशन, थोड़ा इनके बारे में, जोहो के बारे में जान लेंगे कि जोहो एक्चुअली है क्या। ओके, नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेक्टर से जो भी डेटा था, जिसमें ईमेल हो गया, जीमेल कहाँ का है, USA का है, फेसबुक वाला डेटा हो, ये सब ये लाइक मेकर वाला, जितने भी आपके ईमेल वगैरह है, ये सब नेशनल इंफॉर्मेटिंग सेंटर से उठा के जोहो में डाल दिया गया है। 12 लाख प्रमोटिंग इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर, इसको याद रखें, इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, रीजन फॉर चेंज इंडिजीनियस। मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, ऑफ कोर्स कौन सा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा। रिसेंट अपडेट, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मैंडेट जोहो सूट अक्टूबर 2025, रिसेंटली से अब जोहो मैंडेट है इंडिया में यूज़ करना, ठीक है। और जोहो पता कब आया था, 1996 में आया था, यहाँ पे लिखा है क्या, नहीं 1996 में, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग उसको यूज़ कर रहे थे। अभी बहुत से कंट्रीज में जोहो चल रहा है, बहुत से कंट्रीज में जोहो चल रहा है, लेकिन इंडिया में यूज़ नहीं कर रहे है, इंडियन कंपनी, लेकिन इंडियंस यूज़ नहीं कर रहे, देख रहे हो आप। डिजिटल सोवरेनिटी, इंडिया का खुद का तो सोवरेनिटी हो, कल अगर बोलेगा ट्रम्प बोलेगा इनका जीमेल ये बंद करो, तो कुछ तो अपना होना चाहिए ना। चाइना सब कुछ अपना यूज़ करता है, यूट्यूब से लेके गूगल से लेके सब कुछ चाइना अपना यूज़ करता है,
ठीक है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन डिजिटल इकोसिस्टम लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनहांस डेटा प्रोटेक्शन, कंट्रोल ओवर सेंसिटिव गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन। जितने भी हमारे डिफेंस के डेटा हैं ये कहाँ स्टोर होते हैं? जीमेल में। जीमेल कहाँ का है? यूएसए का है, तो हमारा खुद का सिस्टम चाहिए ना, ठीक है। सपोर्ट सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डिजिटल इंडिया, ठीक है। आई अप्रिशिएट प्राइम मिनिस्टर मोदी इनिशिएटिव करने डिजिटल इंडिया, स्ट्रेंथ ई गवर्नेंस एंड डिजिटल लिटरेसी। आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने को ये सब में प्रमोट इंडिजिनस आईटी प्रोडक्ट्स, स्वदेशी मूवमेंट, एनकरेज होम ग्रोन इनोवेशन टेक्नोलॉजी। ये सब आपको मेंस में लिखने के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं मेंस का भी पॉइंट साथ ही साथ दे दे रहा हूँ, ठीक है। बूस्ट इंडियन टेक इंडस्ट्री, शोकेस कॉन्फिडेंट इंडियन प्राइवेट सेक्टर, जोहो, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जितने भी क्लाउड सर्विस होते हैं ना, क्लाउड सर्विस, ठीक है, उनको अब जोहो रन करेगा। यहाँ पे इसके सर्विसेज क्या क्या है ये देखिए, जोहो मेल, जोहो सैलिस, जोहो डेस्क, जोहो प्रोजेक्ट, जोहो मीटिंग। जो आप गूगल मीटिंग चिल्लाते हैं ना, जोहो मीटिंग भी है। जोहो मीटिंग, जोहो शो टाइम, जोहो बुकिंग, सॉफ्टवेयर बुकिंग, जोहो साइट्स, जोहो वर्क ड्राइव, जोहो सर्वे, जोहो फॉर्म्स। जो आप गूगल फॉर्म्स देखते हैं ना, गूगल फॉर्म्स, जोहो फॉर्म्स भी है, ठीक है। ये रहा, ये सारे सर्विसेज अवेलेबल है जोहो में। तो अभी आप भी एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, जोहो डाउनलोड करो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इंडिजीनियस को प्रमोट करना जरूरी है, ओके, इसीलिए। और एग्रेसिव प्रमोशन चाहिए, एग्रेसिव प्रमोशन, ठीक है। डेटा माइग्रेशन, चैलेंज यही सब है, चैलेंज यही सब है। हमारा डेटा कहीं और चला जाता है, डेटा माइग्रेशन, ट्रांसफरिंग सेंसिटिव ऑफिशियल यूजर ट्रेनिंग, एम्प्लॉय मस्ट अडैप्ट टू न्यू टूल्स एंड वर्कफ्लोस, सिक्योरिटी ऑडिट्स। जोहो प्लेटफॉर्म मस्ट पास पीरियोडिक एनआईसी एंड सर्टेन ऑडिट, वो तो पास किया जाता है। स्टेबिलिटी नीड्स रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलियंस ऑफ डेटा डेली। मतलब ये बता रहे कि जोहो में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि हम अपना जो भी डेटा है वो जोहो में शिफ्ट करें। अभी व्हाट्सएप को छोड़ के अराताई को यूज किया कि नहीं? अराताई, जोहो मतलब व्हाट्सएप को छोड़ के अराताई यूज कीजिए, ठीक है। हाँ, इसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है, इंडिजीनियस से, इसीलिए इसको यूज कीजिए व्हाट्सएप की जगह पे। मैं भी यूज करना शुरू कर दिया हूँ, ओके। नेक्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट क्यूआर कोड बेस्ड चालान। सिंपल बताता हूँ, अभी किसको ने लॉन्च किया है, ताकि जो चालान है आपने, अगर आपका चालान कट गया हो, ठीक है, तो उसको ऑनलाइन पेमेंट करना है, बस यही बताया है। लेकिन इसमें कुछ यूपीएससी से या फिर मेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट ये देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रीलिम पर्सपेक्टिव से लिखा है, गुरुग्राम फर्स्ट सेंटर, ये सब कुछ नहीं। डिस्क्रिप्शन, व्हीकल नंबर, मतलब कैसे चालान पे करना है ऑनलाइन, ठीक है, चालान सब बताया, क्यूआर कोड्स, यूपीआई, एनी। इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसको मैं डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ना कि प्रीलिम पर्सपेक्टिव से, ओके। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे, मतलब ये बता देता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। देखिए, द किसको वॉज इनॉग्रेटेड, वो छोड़ो किसने इनॉग्रेट किया था, यूपीएससी में नहीं पूछने वाला। इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है, यूज़ कैसे करना है। यूजर एंटर्स व्हीकल नंबर एट द किसको QR code generated, UPI पुलिस डेटाबेस ये है। QR कोड इंटीग्रेशन, पब्लिक एसेसिबिलिटी, CSR बेस्ड इनिशिएटिव, 24 अवेलेबल सिटीजन सेंटिंग, मतलब आसान बनाने के लिए यहाँ पे बात किया गया है। बोलो ना, पब्लिक एरियाज लाइक मॉल्स एंड कन्वीनियंस वहाँ पे होगा। सिंप्लीफाई कैशलेस पेमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत कंपनीज को अपना लास्ट फाइनल 3 साल का जो भी प्रॉफिट रहेगा उसका 2% कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यूज करना चाहिए क्या पड़ेगा, ठीक है। और ये यूपीएससी 2024 का PYQ है।
CSR, UPSC 2024 का PYQ, ओके, CSR, लिंक टू पुलिस कमिश्नर कंट्रोल रूम फॉर राउंड चेक, ये सब मेंस के लिए बताया गया है, ठीक है, इसे पढ़ने के लिए। ये है ट्रैफिक चैनल चेक एंड पे ऑनलाइन पे करने के लिए बोला गया है, ओके। नेक्स्ट, अब ये वही पर्सपेक्टिव से ईज ऑफ लिविंग बढ़ा देना, डिजिटल गवर्नेंस एंड स्मार्ट पुलिस, ये सब पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन मेंस के लिए। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, स्क्रीनशॉट। बाकी आप इसको मेंस पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ लिविंग एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिजिटल डिवाइड, मतलब चालान को देखिए, ऑनलाइन चालान भी, ऑनलाइन यूज़ करना भी, एप्लीकेशंस भी यूज़ करना आजकल मुश्किल पड़ रहा है बहुत से लोगों के लिए, ठीक है। क्यों है, प्रॉब्लम्स क्यों होता है, डिजिटल डिवाइड, बहुत से लोगों को पास मोबाइल नहीं है, पहले बार डिजिटल से वो लोग बेरफ्ट है, मतलब उन लोग को आइडिया नहीं क्या होता है ऑनलाइन पेमेंट, क्या होता है। बहुत से शॉप में आज आप देखे होंगे कि वहाँ पे वो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते, बोलते कि पैसा तो कहाँ चला जाएगा पता नहीं, समझे, इसीलिए डिजिटल डिवाइड। ओल्डर सिटीजन रूरल विजिटर्स में फेस डिफिकल्ट, पेंडिंग चालान कैन नॉट बी पेड थ्रू किसको, मस्ट गो थ्रू कोर्ट, ये प्रॉब्लम है। 90 दिन से ज़्यादा का चालान है तो इसको ऑनलाइन पे नहीं कर पाओगे आप, समझे, ये इसमें प्रॉब्लम्स भी है। मेंटेन सिक्योरिटी, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड पेमेंट डेटा इंक्रिप्शन, स्केलेबिलिटी नीड्स टू बी एक्सपैंडेड टू ऑल हाई ट्रैफिक जोन्स ऑफ अदर सिटी। एनसीआरबी डेटा, ये एनसीआरबी का डेटा 2023 का आ चुका है, इसमें क्राइम रेट्स के बारे में बताया इंडिया में, ठीक है। एनसीआरबी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। अब इसमें ये बताया गया है कि दिल्ली में केसेस कम क्यों बता रहे हैं, जबकि दिल्ली में आए दिन आप न्यूज़ में सुनते रहोगे, लेकिन एनसीआरबी का डेटा कम बता रहा है। उसके पीछे मैंने बताया है कि क्यों कारण है उसका, ठीक है। तो देखिए 2022 में 685 केसेस थे, 685 केसेस थे, ठीक है। 2023 में 407, देख रहे हो कितना 40% डिक्लाइन किया। भाई केसेस तो रोज बढ़ रहे हैं। बेंगलुरु में 17,631 केसेस, हाईएस्ट अमंग मेट्रोस, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है ना उसमें सबसे हाईएस्ट बेंगलुरु में है। मुंबई में 4,000, सेकेंड हाईएस्ट। स्टिल टोटल क्राइम अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन, अपने इंडिया का स्टेट कैपिटल तो है, क्रिमिनल क्राइम बहुत छुपाते हैं, मतलब आपका अगर पैसा मिल गया ना तो आप शर्म नहीं लगा, अरे यार मेरे साथ स्कैम हो गया, पुलिस में बोलोगे मेरे पे हंसेंगे, समझे। तो इसीलिए बहुत लोग ये रिपोर्ट नहीं लिखवाते। शेमफुल, तो यहाँ पे रीजन फॉर अपेरेंट ड्रॉप इन द साइबर क्राइम नंबर्स इन दिल्ली, तो क्या है, अंडर रिपोर्टिंग, बहुत से लोग रिपोर्टिंग करते ही नहीं है डर से। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, कभी कभी जो केसेस है उनका एफआईआर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। मेरा एक खुद का फ्रेंड था, उसके साथ 25,000 का स्कैम हुआ था, ठीक है, उसका एफआईआर ही नहीं हुआ, ओके। पुलिस समटाइम्स रजिस्टर कंप्लेंट्स विदाउट कन्वर्टिंग देम इनटू एफआईआर, ये भी फियर ऑफ शेम, वही ना, शर्म से यार मैं बर्बाद, मतलब मैं लूट गया, मैं आईटी फील्ड का एक्सपर्ट हो गया, मतलब ये बोलते ना कि मैं तो आईआईटीएन हूँ, ठीक है, और मुझे लूट लिया गया है, लोग हंसेंगे, इसलिए वो लोग कंप्लेन नहीं करते, ठीक है। लैक ऑफ एविडेंस, विक्टिम फेल्स टू प्रोवाइड डिजिटल प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन डिटेल, ओके। लो लीगल अवेयरनेस, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। मेनी विक्टिम्स आर अनअवेयर दैट इवन ऑनलाइन थ्रेट्स फ्रॉड्स आर पनिशेबल अंडर आईपीसी आईटी एक्ट 2000, ओके। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंसाइट व्हाई साइबर क्राइम इज रेसिंग डिस्पाइट लोअर, तो क्यों बढ़ रहा है आजकल साइबर क्राइम, बढ़ क्यों रहा है। आपके पास मोबाइल है, मेरे पास मोबाइल है, इंडिया में 950 मिलियन, मतलब समथिंग अराउंड 95 करोड़, ये तो डेटा के हिसाब से, लेकिन इससे भी ज़्यादा, अब 100 करोड़ मोबाइल यूज़र्स है अपने इंडिया में, 1 बिलियन इंटरनेट यूज़र है। मोबाइल यूज़र तो और भी ज़्यादा है, जो लोग नोकिया 3310 यूज़ करते हैं वो भी तो है ना, लेकिन वो इंटरनेट यूज़र में नहीं आते, ये इंटरनेट यूज़र में आते हैं, इंटरनेट यूज़र में आते हैं। आजकल मोबाइल के बिना काम नहीं चलता, ठीक है। तो यही बता रहा है कि वाइडर इंटरनेट एक्सेस, बहुत से लोग हैं, ठीक है, ये पूरा बताया है। रूरल सेमी अर्बन यूज़र लैक अवेयरनेस,
डार्क वेब इंक्रिप्शन है। आपने डार्क वेब के बारे में सुना होगा, डार्क वेब जिसको एक ओनियन वाला भी बोला जाता है। उसमें आपको हर तरह का क्राइम की चीज़ें मिल जाएंगे, क्राइम के लिए हर चीज़ आपको मिल जाएंगे डार्क वेब पे, ठीक है। यूज़ ऑफ एनोनिमिटी, क्राइम्स लाइक सेक्सटॉर्शन, फिशिंग एंड फ्रॉड, डार्क वेब यूज होता है। एआई एंड डीप फेक टेक्नोलॉजी, आपने एआई एंड डीप फेक का सुना ही होगा, बहुत से केसेस डीप फेक का सुना होगा। साइकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन, ऑफेंडर एक्सप्लॉइट इमोशनल वल्नरेबल, आपने मून लाइटिंग के बारे में सुना, मून लाइटिंग, ठीक है। मून लाइटिंग इधर नहीं, मून लाइटिंग तो उसको बोलते हैं जो गिग वर्कर्स करते हैं। ये यहाँ पे होता है ना कि कोई भी मतलब एक हायर ऑफिसर रैंक है, आईएएस ऑफिसर है कोई, ठीक है, लेकिन कोई उसको लाइटनिंग करके, गैस लाइटिंग बोलते हैं शायद, गैस लाइटिंग, चेक कर, गैस लाइटिंग क्या होता है, गैस लाइटनिंग की मून लाइटिंग बोलते हैं, गैस लाइटनिंग। ये होता है, ओके। वे फॉरवर्ड रिकमेंडेशन, ये सब वे फॉरवर्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, अभी तमिलनाडु, रिसेंट डिग्स इन तमिलनाडु, तेंसाकी डिस्ट्रिक्ट, ये है तेंसाकी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ पे अभी फाइंडिंग्स हुए हैं। फाइंडिंग्स क्या हुए हैं? प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कल्चर, आपने ये पढ़ा कि जो अपने इंडिया में था, ये थोड़ा देख लीजिए, प्री हिस्टोरिक एज आप देख लीजिए कब शुरू हुआ है, बीसी तक, ठीक है। सॉरी नॉट, क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, पैलियोलिथिक से है 6000 तक, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक, अब आएगा नियोलिथिक। नियोलिथिक 500 BCE, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा चैकोलिथिक। में आता है अपना आईबीसी साइट्स, आईबीसी साइट्स इसी चैकोलिथिक में आता है, ठीक है। चैकोलिथिक में इसी अंदर आता है अपना आईबीसी, ठीक है। अब उसके बाद आता है आयरन एज, 1000 BC से लेकर 300 BC तक, ये है अपना आयरन एज, ठीक है। आपने पूरा देखा, ये कुछ ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, देखो चेंज द कलर, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, आयरन एज, ठीक है। अब यहीं पे फाइंड किया गया है कि आयरन एज का यहाँ पे कल्चर ढूंढा गया है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये टाइम क्या था, और ये टाइमिंग क्या पता है, टाइम है 3000 से 1500 एज तक। यहाँ पे आयरन एज मतलब इस समय भी आयरन एज प्रेजेंट था, जबकि टाइम क्या है आपका, ये टाइम है आपका नियोलिथिक का टाइम है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, आयरन एज बता रहा है, ठीक है। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। इस आर्टिकल में मैंने थोड़ा यहाँ पे पूरा सारांश दे दिया है, समरी, ठीक है। तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल हैज कंडक्टेड एक्सकैवेशन एट तिरुमलापुरम, तेनकासी डिस्ट्रिक्ट, ये है तेनकासी डिस्ट्रिक्ट, ओके। द फर्स्ट सीजन ऑफ एक्सकैवेशन एंड इट्स रिवील्ड एविडेंस ऑफ एन आयरन एज, आयरन एज के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। कल्चर नियर वेस्टर्न घाट, द डिस्कवरी स्ट्रेंथेन तमिलनाडु's ग्रोइंग आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, एंशिएंट अर्बन बुरियल कल्चर, ठीक है। यहाँ पे बुरियल कल्चर के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बताया है, टेंटेटिव पीरियड,
लेटर देन आदि चन्नालूर एंड शिवागला, बोथ इंपॉर्टेंट। और ये एक आयन एज का था। आयन एज टाइम पीरियड कब, मैंने आपको बता दिया, ये इस पीरियड के थे, आयन एज के पीरियड के थे। न्यूरोसाइट है, इनसे पुराना बताया जा रहा है, और इसमें भी आयन एज के फैक्टर्स पाए गए हैं, ठीक है। और ये कब बता रहे हैं, 3000 से 1500 BC के बीच में बता रहा है, लेकिन आयन एज exact dating will confirm through scientific method such as carbon dating, thermo। दो टाइप के होते हैं डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग। इसमें क्या होता है बताओ, रेडियो एक्टिव डेटिंग में किसी भी चीज़ का उम्र पता लगा सकते हो, ठीक है। अभी हमारे में टाइम कैसे ढूंढा गया है, ये जो टाइम है ये कैसे ढूंढा गया है कि ये कितना साल पुराना है, IBC कितना साल पुराना है, ये जो हॉर्स के बोन्स मिले हैं, डायनासोर्स के जो मिलते हैं, फॉसिल मिलते हैं, ये कितने साल पुराने होते हैं, कैसे पता चलता है, ये पता चलता है कार्बन डेटिंग से, कार्बन 14 डेटिंग से पता चलता है, और थर्मोल्यूमिनेसेंस एनालिसिस से पता चलता है कि ये कितना पुराना है। ये जो डायनासोर का फॉसिल है, हड्डी है, कितना साल पुराना है, इससे पता चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। हाँ, अब देखिए एग्जैक्ट डेट, यहाँ ये एस्टिमेटेड लिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि एग्जैक्ट डेट अभी पता नहीं चला है, पता चलेगा, ठीक है। एग्जैक्ट और कुछ जैसे कौन कौन से साइड रिसेंटली कौन हुआ था, किलादी एक्सकेवेशन। हाँ, रिसेंटली क्या हो रहा था, किलादी एक्सकावेशन, ठीक है। अब इससे हमें क्या मिलेगा, आयन एज के टाइम पे क्या चल रहा था, आयन एज के बाद क्या आता है, संगम एज आता है साउथ में। क्या एज आता है, संगम एज आता है साउथ में। तो हमें पता चलेगा कि ब्राह्मण का जो तमिल स्क्रिप्ट ब्राह्मण्स का इसका टाइम पीरियड क्या था, ये हमें पता चलेगा। क्या पता चलेगा, तमिल ब्राह्मण्स समझे इस फाइंडिंग से। तो यहाँ पे मेड 35 स्टोन स्लैब, जो फाइंडिंग्स है वो बताया जा रहा है, ठीक है। अ रेक्टेंगुलर स्टोन स्लैब चेंबर वाज डिस्कवर्ड, अ यूनिक बुरियल स्ट्रक्चर ऑफ तमिलनाडु। यूनिक, पहली बार ऐसा ढूंढा गया है, जो ढूंढा गया है अभी तेनकासी डिस्ट्रिक्ट में। क्या ढूंढा गया है, रेक्टेंगुलर स्टोन स्लैब चेंबर, ये ढूंढा गया है, ठीक है। अ यूनिक बुरियल डिस्कवरी तमिलनाडु। कितना, 35 स्टोन से बने हुए थे, जो बुरियल साइट्स बना था 35 स्टोन स्लैब से बना हुआ था, ओके। फिल्ड विद द कोबल स्टोन अप टू 1.5 मीटर डीप, कोबल स्टोन 1.5 मीटर से भी नीचे फैला हुआ था, ठीक है। कंटेन लार्ज सेरेमिक वेसल यूज्ड फॉर स्टोरिंग एशेस एंड रिमेन्स। जो बुरियल साइट था उसमें भी एक ये था, मतलब वेसल था, जिसमें वेसल्स में एशेस रहता है, रिमेन्स मतलब उस बंदा जो मरा है वो क्या पहना था, क्या ज्वेलरी पहना था, या फिर वो क्या क्या मतलब नेकलेस वगैरह क्या पहना था, वो सब ये उसका वहाँ पे था, ठीक है। शो स्ट्रक्चरल बुरियल ट्रेडिशन इंडिकेटिंग कॉम्प्लेक्स सोशल रिचुअल प्रैक्टिस। वो टाइम पे रिचुअल प्रैक्टिस, ये इसका इंपॉर्टेंट बता रहा है, ठीक है। उस टाइम पे रिचुअल्स होते थे कि बोले ना, उसका रिमेन्स था। क्या रिमेन्स था, उसका हाथों का कड़ा हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अब ये सब है आर्टिफैक्ट्स और मटेरियल कल्चर, अ वाइड वैरायटी ऑफ सेरेमिक फाउंड इंडिकेटिंग कल्चर एंड ट्रेड एक्टिविटीज। उस टाइम का ट्रेड एक्टिविटी बता रहा था, क्या क्या फाउंड मिला, क्या क्या मिला वहां से। ब्लैक एंड रेड वेयर मिला है, ठीक है। ब्लैक एंड रेड वेयर कब था, देखिए सबसे लेटेस्ट था नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। सबसे लेटेस्ट क्या था, नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये अपना ब्लैक रेड वेयर था, ये अपना महाजन पदास के टाइम का था, मतलब समथिंग अराउंड आप ले सकते हो कि ये फाउंड किया गया था, ठीक है। रेड वेयर उसे भी पुराना, ये भी फाउंड किया गया है। वेयर ये भी पुराना है, रेड वेयर सबसे ज्यादा पुराना है, कोर्सर रेड वेयर, ठीक है। सम सेरामिक वाइट पेंटेड डिजाइन रेयर एंड नोटेबल फीचर, ये सब वहां पे फाउंड किए गए हैं। द पैटर्न वॉज अर्लियर सीन एज टी कल्लूपट्टी आदि चन्नालूर शिवागलाय। और ये कब है, ये आयन एज के टाइम के। आयन एज कब है, 1000 से 300 BCE क्या है, आयन एज है, ओके।
इस समय आयन एज चल रहा है, आयन एज चल रहा है। तो ये क्या बताता है, ये जो फाइंडिंग हुआ है तेनसाकी डिस्ट्रिक्ट में, ये इसका टाइम क्या है, आयन एज का टाइम है। ओके, लोकेशन ज्योग्राफी 35 एकड़ में फैला हुआ है। सोच रहा 35 एकड़ बहुत ज़्यादा होता है। 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट प्रेजेंट इन द थिरुमल्लापुरम विलेज। 2 सीजनल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। 2 नदियों के बीच में, और 2 नदियों के बीच में एक सिविलाइजेशन बसता है, समझे। आपने मेसोपोटामियन सुना होगा। मेसोपोटामियन कहाँ पे था, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, मेसोपोटामियन था ना, मेसोपोटामियन, हाँ, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस नदी के बीच में इराक में था, ठीक है। सेटलमेंट्स नियर वाटर रिसोर्स सपोर्टिंग एग्रीकल्चर एंड हैबिटेशन। सेटलमेंट्स ऑलमोस्ट नदी के किनारे ही बसते हैं। सिविलाइजेशन वेस्टर्न घाट पॉसिबली इनहेबिटेड, ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल पोजीशन। अब हमें क्रोनोलॉजिकल पोजीशन पता चलेगा तेनसाकी डिस्ट्रिक्ट के फाइंडिंग्स के बाद। क्या है, some suggest iron age habitation and complex burial culture Tamil Nadu possibly contemporaneous with the early Harappan and later Neolithic। मतलब ये बता रहा है, मतलब ये मैंने बोला ना, ये 1500 के आसपास का एज बता रहा है। और जो साइट्स हैं, साइट्स में क्या मिले, आयन एज का मिले। मतलब 1500 से लेके 300 BC के बीच में जो मिला है, इनके बीच का टाइम पीरियड बता रहा है। ये सब चल रहा था, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल कंटिन्यूटी स्ट्रेंथन एविडेंस कंटिन्यूस ह्यूमन सेटलमेंट। मतलब जो सेटलमेंट्स हैं वो डाइवर्ट नहीं हुआ। आपने सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया था, ऑफ कोर्स। उसके बाद शुरू क्या हुआ था, ऋग्वेद शुरू हुआ था, लेटर वैदिक एज शुरू हुआ था, महाजनपदाय शुरू हुआ था। लेकिन ये बोल रहा है कि सेटलमेंट खत्म नहीं हुए थे, ये कंटिन्यूसली थे, बाद में इवॉल्व होते गए। मतलब जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन आता गया, आयन एज आया, इवॉल्व होते गए, वही बता रहा है। 2500 BC तक, समझे, नियोलिथिक का टाइम। आयन एज का टाइम मैंने आपको बता दिया, आयन एज का टाइमिंग क्या था, 1000 से 300 BC तक। संगम का टाइमिंग क्या है, 300 BC से 200 AD तक, ठीक है, ये बता दें। तो ये पूरा कंटिन्यूटी है, ये कंटिन्यूटी है इनके बीच में। मतलब अचानक कोई भी सिविलाइजेशन खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू चलता रहा है। ये इसका फाइंडिंग का इंपॉर्टेंस बताएगा। कल्चरल लिंकेजेस, सिमिलर पॉटरी एंड बुरियल पैटर्न्स लिंक थिरुमलापुरम विच एंशिएंट तमिल साइट शोइंग शेयर्ड कल्चर ट्रेडिशन। ओके, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, हमें पता चलेगा कि ब्राह्मण स्क्रिप्ट और भी पुराना था। क्या ब्राह्मण स्क्रिप्ट कब था, संगम एज में था। लेकिन क्या संगम एज 300 BC से शुरू होता है, क्या उससे पहले नहीं था? तो ये बताया क्या था या नहीं था, तेनसाकी का फाइंडिंग्स बताएगा, ठीक है। स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, द सिंबल में कंट्रीब्यूट टू द डिबेट ऑन ओरिजिन ऑफ तमिल ब्राह्मण स्क्रिप्ट एंड अर्ली राइटिंग ट्रेडिशन, कि इससे पहले कैसे लिखते थे। सोशल ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड बुरियल्स रिफ्लेक्ट रिचुअलिस्टिक हायरार्किकल सोसाइटी इंडिकेटिंग सोशल कॉम्प्लेक्सिटीज। ओके, अब ये देखिए, इसको सिंपल में तरीके से समझिए। अंबेडकर जी ने जो रिजर्वेशन लाया था 1950 में, उसी का ये सब डेवलपमेंट है, ठीक है। डेवलपमेंट बोलो या फिर प्रोग्रेस बोलो या फिर अंडर डेवलपमेंट बोलो, ठीक है। तो हालांकि आई रिस्पेक्ट अंबेडकर जी अलॉट। तमिल ट्राइबल रिजर्वेशन का भी चल रहा है। ये है महाराष्ट्र में मराठास ओबीसी के लिए लड़ रहे हैं, और भी, और असम में कुर्मीस लड़ रहे हैं, मीटीस, मणिपुर में मीटीस लड़ रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन दो शेड्यूल में। मतलब इंडिया में हर एक कोने पे रिजर्वेशन की लड़ाई चल रहा है, मुझे रिजर्वेशन दो, मुझे रिजर्वेशन दो, मुझे रिजर्वेशन दो, इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो उसी का सारांश हमें यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये क्या है, ग्रोइंग टेंशन ओवर ट्राइबल आइडेंटिटी। यहाँ पे जो रांची में जो ट्राइबल एरिया, जो ट्राइबल लोग हैं, वो ये रोड पे उतर आए। अब देख रहे हो, ये बोल रहे हैं कि कुर्मीज को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिला तो अच्छा नहीं होगा, ये बोल रहे हैं। मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज टेकिंग पार्ट इन आदिवासी आक्रोश रैली। आक्रोश रैली मतलब गुस्सा वाला रैली, आक्रोश का मतलब क्या होता है, गुस्सा, ठीक है, आक्रोश रैली। तो क्या है, महारैली बोला गया है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड ऑफ कुर्मी कम्युनिटी टू बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ट्राइब। कुर्मी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मत दो वरना हम दंगा कर देंगे, यही इसका मुद्दा है।
The rally reflects growing tensions over tribal identity, reservation benefits and land rights. जो रिजर्वेशन मिला ना उसके लिए. About Kurmi. Kurmi are primarily agrarian caste found in Jharkhand, West Bengal, Bihar, Odisha. Currently they are classified other backward classes. कुर्मी अभी ओबीसी में आते हैं लेकिन बोल रहे नहीं हमको एसटी चाहिए, हम लेके रहेंगे एसटी. ठीक है. झारखंड. For years, section of community have been demanding inclusion in scheduled caste category, shared culture, historical traits with the tribal group. Present classification, inclusion of ST list brings benefit, political reservation, education and employment quotas, protection, 5th schedule, land and governance. देख रहे हो ये बता रहा है कि एसटी का होने से फायदा क्या होगा, लेकिन भाई अगर सबको एसटी में डाल देंगे तो फिर बचा क्या, जनरल को क्या मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे अब यहाँ पे बोला आर्टिकल 342 बताता है. अब इसमें अलग अलग आर्टिकल्स भी है. ठीक है. आर्टिकल 342, आर्टिकल 244, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 बी नॉट, आर्टिकल 338 ए नेशनल कमीशन. ठीक है. आर्टिकल 224, 244. ठीक है. ये सब आर्टिकल्स है जो शेड्यूल्ड ट्राइबल से रिलेटेड है. ठीक है. आर्टिकल 244, आर्टिकल 338 ए. ठीक है. ये सब रिलेटेड है. आर्टिकल 342 present to specify the tribes given schedule and consultation with the governor state parliament. ये आर्टिकल 342 गवर्नर प्रेसिडेंट को पावर देता है किसी भी जनजाति कोई भी हो उसको शेड्यूल्ड ट्राइब में बना दे. ठीक है. अभी इंडिया में बहुत से शेड्यूल्ड ट्राइब हैं और 75 पीवीटीजीस है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. ठीक है. सेक्शन 5th शेड्यूल वही कहता है. ठीक है. 5th शेड्यूल में अभी टोटल अपने इंडिया में 10 स्टेट्स है. 10 स्टेट 5th शेड्यूल में है. 4 स्टेट 6th शेड्यूल में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6th शेड्यूल में है. ठीक है. जिसकी मांग अभी लद्दाख कर रहा है. मेघालय, त्रिपुरा, inclusion indicates primitive traits, distinct culture, geographical isolation, shyness of contact and backwardness. ये और लोकुर कमिटी ने बताया कि ये सारे क्राइटेरिया अगर आप मीट करोगे तो ही आपको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिलेगा. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ प्रोटेस्ट डिटेल दिया हुआ है, पढ़ने का जरूरत नहीं है. ठीक है. केंद्रीय सरना समिति ने ये प्रोटेस्ट आरंभ किया है. ट्राइबल लीडर, यूथ, वुमेन फ्रॉम अक्रॉस 32 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स इन झारखंड. झारखंड में टोटल 32 रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं. ओके. नेक्स्ट, प्रोटेस्टर्स वांट स्टेट वाइड एजुटेशन. बोल रहे हैं हम पूरा स्टेट वाइड ले आएंगे अगर उनको मिला. इसके बाद मैं आपको मीटीज और कुकी का जो मणिपुर में क्राइसिस हुआ था उसके बारे में बताऊंगा. ओके. फॉर एनी ब्लैक स्टडी political reservation, tribal leaders accused authorities conspiracy to assert tribal rights relating to political representation. ये बोलते हैं हमको अच्छे से political representation नहीं, हमको अच्छे से रिजर्वेशन नहीं देते आप, लैंड ओनरशिप भी हमारा खतरे में है. They emphasize unity among all the tribal groups, protect constitutional identity. ये सबको बोलते हैं कि एक काम करो आप सब लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बोलते हैं कि आप सब लोग आओ हमें प्रोटेक्ट करो. ओके. नेक्स्ट, ये आप मेंस के लिए लिख सकते हो. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, द प्रोटेस्ट रिफ्लेक्ट डीप आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस अमंग झारखंड ट्राइब. ये आप मेंस के लिए लिख सकते हो. ठीक है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो. हाँ, मैच्योर रिलेशनशिप. अब इससे पहले ये दूसरा टॉपिक तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे ट्राइबल्स का जो मीटी का हुआ था, ये मणिपुर है. ओके. ये वाला जो रीजन है ये वैली वाला रीजन है. ठीक है. यहाँ पे कौन रहते हैं, यहाँ पे मीटीस रहते हैं, यहाँ पे मीटीस रहते हैं. ओके. और आता है ये अपना माउंटेन वाला रीजन. ठीक है. माउंटेन वाला रीजन है. यहाँ पे कौन रहते हैं, यहाँ पे कुकी रहते हैं. मेजॉरिटी ऑफ जो डेवलपमेंट है ये वैली में हुआ है. मेजॉरिटी ऑफ जो डेवलपमेंट है ये हुआ है वैली में ही. ठीक है. वैली वाले रीजन में डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि वैली वाला रीजन वैली जैसा है. ठीक है. वैली जैसा इन द सेंस प्लेन है, वहाँ पे मॉल बनाओ, रोड बनाओ. अब पहाड़ पे तो रोड नहीं बना सकते तो
ये स्टेट उस पर मणिपुर को पैसा देना हो तो 65% से भी ज़्यादा पैसा वैली को ही जाता है। तो कि तुम अगर एसटी का स्टेटस लोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे। क्यों? इनको डर है कि कहीं ये लोग आके हमारे एरिया में ज़मीन ना खरीदेंगे, क्योंकि आप अगर नॉन एसटी हो तो आप एसटी का ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो कुकी को डर था कि अगर मीटिस हमारे एरिया में आ गए तो हमारे पहाड़ पे आके, कुकी बोल रहे हैं, हमारे पहाड़ पे आके मीटी क्या करेंगे, अपना घर बनाएंगे, ज़मीन लेंगे, हमारा राइट्स हनन करेंगे। इसीलिए मणिपुर में इतना भारी क्लैश हुआ, समझे? ये है नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे यूके और इंडिया का ट्रेड बताया गया है। यूके और इंडिया छोटा टॉपिक है, यूके और इंडिया में ट्रेड बताया गया। लास्टली 4 दिन पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर आए थे इंडिया अपने 100 डेलीगेट्स के साथ, मतलब बड़े कंपनी का चेयरमैन हो या उन सब के साथ इंडिया से फाइनल डील करने। ठीक है, अभी इंडिया और यूके ने जुलाई 2025 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया है। ओके, FTA कब साइन किया था? 2025 में। तो उसी का सारांश देखते हैं। इसको मैंने सेम टू सेम उठा के इसमें डाल दिया है। ठीक है, ट्रेड वॉल्यूम कितना है इंडिया और इसका? इंडियाज अकाउंट फॉर 2% ऑफ यूकेज टोटल, यूके अकाउंट 3% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट, इंडिकेट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल को और बढ़ाना होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूके साइन इन जुलाई 25 में साइन हो गया है। ठीक है, डिफेंस फिल्म एंड एजुकेशन, फर्दर कॉपरेशन, डिफेंस फिल्म एंड कॉपरेशन, न्यू डील साइन 350 मिलियन सप्लाई, अभी रिसेंटली साइन हुआ है, रिसेंटली 350 मिलियन का और 250 मिलियन का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। लिखा है कि 250 मिलियन नहीं, 250 मिलियन का रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो इसमें क्या है? डिफेंस डील। यहाँ से हम मैस्ट्रल, ठीक है, मैस्ट्रल एक ये है, मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। यूके का मिसाइल है, वो हम खरीदने वाले हैं। कहाँ पे है? मिल तो जाना चाहिए, ये रहा। ये हम खरीदने की बात कर रहे हैं कि हम 350 मिलियन का यूके से ये खरीदने वाले हैं। ठीक है, तो ये खरीदने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट सेक्टर ऑफ कॉपरेशन, डिफेंस में बात की गई है, एजुकेशन पे बात की गई, यूके यूनिवर्सिटी टू ओपन कैंपस इन इंडिया, यूके का यूनिवर्सिटी इंडिया में होगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इंडिया का जो यूनिवर्सिटी है IIT मद्रास, कहाँ पे खोला कैंपस? तंजानिया में, IIT ज़ांज़ीबार। ठीक है, इंडिया का IIT मद्रास ने IIT ज़ांज़ीबार नाम का तंजानिया में, तंजानिया के एक आइलैंड है वहाँ पे खोला है, मतलब ओवरसीज ओपन करना। ठीक है, इस मैप के बारे में मैं लास्ट में आऊँगा। ठीक है, थोड़ा आपको यूके, इंग्लैंड और ब्रिटेन के बीच में डिफरेंस बताने के लिए। जियोपॉलिटिकल टाइमिंग, ओके, एमिड US टैरिफ, मतलब प्रॉब्लम क्या क्या है जियोपॉलिटिकल टाइमिंग में? टेंशन, बोथ नेशंस सी बेनिफिट इन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड। ठीक है, डिप्लोमेटिक टोन में, द टोन इज बिजनेस लाइक, स्टेबल, अनलाइक इंडियाज इरेक्टिक नेशन। तो आप इसको ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट US के साथ हमारा डील कैसा है ये बताया, मतलब कंपैरिजन किया है। EU यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा डील कैसा है ये बताया है। यूके के साथ हमारा डील कैसा है ये कंपेयर किया कि किसके साथ हमारा डील सबसे ज़्यादा अच्छा है, किसके साथ हमारा डील सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो US के साथ क्या है? ठीक है, डिफेंस के लिए भी ठीक है, लेकिन ट्रेड के लिए कंसर्न हो रहा है। क्यों? ट्रंप ने 50% का टैरिफ जो लगा दिया है, तो इसके लिए कंसर्न है। तो चैलेंजेस है थोड़ा, तो यहाँ पे क्या पता है? हाई टैरिफ का चैलेंज है और IPR इश्यू का चैलेंज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में शॉर्ट में समझाता हूँ क्या है। जो US में मेडिसिन बनता है ना, तो उसका वो लोग पेटेंट करवाते हैं। इंडिया में वो पेटेंट जैसे ख़त्म हो जाता है, फिर इंडिया में हम लोग जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं। ठीक है, तो वही बोलता है, ट्रम्प बोलता है कि आप लोग पेमेंट में नहीं करते और जेनेरिक मेडिसिन बना लेते हो। ठीक है, तो ये चैलेंज है, IPR का चैलेंज है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यूरोपियन यूनियन से क्या चैलेंज है? यूरोपियन यूनियन के साथ डील अच्छा चल रहा है,
स्टेबल बट स्लो नेगोशिएशन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी माना जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक इंडिया और यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। इंडिया और यूरोप में टोटल जो यूरोपियन यूनियन है इसमें बहुत से कंट्रीज आते हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, यूरोपियन यूनियन मैप, आपको पता होगा यूरोपियन यूनियन, लेकिन फिर भी एक बार दिखाना तो मेरा फर्ज बनता है। ये सारे कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के। ये देखिए कौन कौन नहीं है। आइसलैंड नहीं है, ठीक है, आइसलैंड नहीं है, यूके नहीं है, जो यूके ये नहीं है, और यहाँ पे स्विट्जरलैंड नहीं है, लिंचेस्टीन नहीं है, नॉर्वे नहीं है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो ये किसके पार्ट है? ये एफ्टा के पार्ट है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पार्ट है, जिसके साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। कौन कौन है? नॉर्वे, आइसलैंड, लिंचेस्टीन और स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये है। तो अभी आप इसका भी ले सकते कि यूरोप के साथ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम नहीं, धीरे धीरे चल रहा है। प्रॉब्लम एक चीज़ में आएगा, सीबैन में आएगा। सीबैन यहाँ पे नहीं लिखा है ना, डेटा प्रोटेक्शन में आप देखिए GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन, मतलब यूरोप का ये एक लॉ है कि उनका डेटा प्रोटेक्शन वाला उनका हनन ना हो, मतलब उनका राइट्स चैलेंज ना हो, ये बोलता है। और CBAM का चैलेंज है, क्या? CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मतलब इसमें यूरोपियन यूनियन बोलता है कि हमारे देशों में कोई भी गुड्स अगर आ रहा है तो कोयले से ना बना हो। अगर स्टील भी आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, तो उसको बनाने में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ना हुआ हो, ठीक है, उसको बनाने में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ना हुआ हो, वरना हम वो प्रोडक्ट नहीं लेंगे या तो टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। यूके में क्या प्रॉब्लम है? यूके में देखिए नीड टू एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस, मतलब एज सच कुछ प्रॉब्लम है नहीं और अच्छे से चल रहा है, ठीक है। ब्रेक्सिट पता ना, ब्रेक्सिट मतलब यूरोपियन यूनियन से जब ब्रिटिश एग्जिट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, चैलेंज अहेड, आप ये इसका ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चैलेंज क्या क्या है, ठीक है। हाँ, अब ये फ्रांस बायलैटरल ट्रेड 2023, प्राइम मिनिस्टर यूके लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कीर स्टारमर है, लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। डिफेंस डील कितना साइन हुआ? 350। हम क्या खरीदने वाले हैं? जो मैंने मिसाइल दिखाया ना वो खरीदने वाले हैं। 64 इंडियन फर्म्स 1.3 बिलियन कमिटेड टू, मतलब अब इंग्लैंड बोल रहा है, जो हमसे पहले लूट चुके थे वो बोल रहे हैं कि आप एक काम करो, आप ब्रिटेन में इन्वेस्ट करो, हमें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है। तो 64 इंडियन कंपनीज हैं, टाटा हो गए, इन्फोसिस हो गए, ये सब बोले ठीक है हम पैसा देते तुमको, हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। 1.3 बिलियन कमिटेड, हम इन्वेस्ट करेंगे। यूके यूनिवर्सिटी बोला है कि हम इंडिया में यूनिवर्सिटी खोलेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रोविजन से। कल्चरल कॉपरेशन, यश राज फिल्म टू शूट 3 फिल्म्स इन यूके। ये सब कोई बात है क्या? यूपीएससी थोड़ा ना पूछेगा यार। हाँ, अब ग्रेट निकोबार रिवाइव्स, लेकिन इससे पहले मैं क्या बोला था मैंने आपको कि थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि ब्रिटेन क्या है, इंग्लैंड क्या है, यूके क्या है। तो देखिए ये है ब्रिटिश आइलैंड, जितने भी लाल वाले के अंदर है, इसमें जितने भी हैं ये सब ब्रिटिश है, इनको ब्रिटिश बोला जाता है, ओके। जितने भी ग्रीन वाले के अंदर आयरलैंड है, ठीक है, आयरलैंड। अब यूनाइटेड किंगडम जो बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन आता है? यूनाइटेड किंगडम बेसिकली 4 है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थर्न आयरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम में आता है। और ये सिर्फ आता है इंग्लैंड, जिसको क्या बोलता है? ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन क्या है? 1, 2, 3, ये तीनों को मिला के सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन है। और यूके को मिला के, यूनाइटेड किंगडम को मिला के, मतलब नॉर्थर्न आयरलैंड को मिला के ये यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो ये समझ आ गया? अब ये इसका ये है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो बन रहा है, क्यों बन रहा है? ये बोल रहे हैं कि मैं उसके खिलाफ हूँ, ठीक है, मैं उसके खिलाफ हूँ और ये नेचर पे, बायोडाइवर्सिटी पे हर्ट है। बहुत लोगों ने बोला कि ये हर्ट है, बट पर्सनली मेरा बिलीफ है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। चाइना कर रहा है डेवलपमेंट, हमें भी डेवलपमेंट करना चाहिए। वरना अगर सोचते रह जाओगे कि हाँ देखो
एनवायरनमेंट को बचाना भी ज़रूरी है, वरना अगर एनवायरनमेंट को तुम नहीं बचाओगे तो एनवायरनमेंट भविष्य में तुम्हारे बच्चों को बचाने में फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके चलना चाहिए। ठीक है, यही मेरा कहना है। तो इस आर्टिकल को मैंने यहाँ बता दिया। ये है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बनने वाला है, टाउनशिप बनने वाला है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने वाला है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है, ये बहुत बड़ा पोर्ट होता है। ठीक है, जहाँ जिसका गहराई पानी का 20 मीटर की 200 मीटर, 20 मीटर से भी ज़्यादा, जहाँ पे बड़े बड़े शिप आके गुड्स को अनलोड करते हैं। ठीक है, पावर प्लांट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। टाउनशिप कहाँ बनेगा, टाउनशिप यहाँ बनेगा, टाउनशिप। ठीक है, एयरपोर्ट कहाँ बनेगा, 4 एयरपोर्ट यहीं बनेगा, पावर प्लांट के पास यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हम प्लान कर रहे हैं ग्रेट निकोबार को डेवलप करने का, ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वहाँ से भी इंडिया को इनकम आए, वहाँ पे डिफेंस पर्सपेक्टिव से चाइना को काउंटर करने के लिए वहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे बनाया जा रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट ये है, ये देखिए टोटल ऐसा बनने वाला है। ठीक है, ये देखो, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये देखिए ये कहाँ बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है, और ये क्या है, मलक्का स्ट्रेट है। यहीं से चाइना का 90% का जो गुड्स है चाइना का यहीं से जाता है। चाइना यहाँ पे पेट्रोलिंग करता है, तो आप नहीं चाहोगे कि हमारा यहाँ पे एरिया ताकतवर हो, है ना। अब यहाँ पे बताया है इकोलॉजिकल के लिए और अलग अलग को मतलब केसेस को रिलेटेड लेके बताया गया है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो उसी के इसमें पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्ट 13,000 हेक्टर्स में प्रिस्टाइन फॉरेस्ट थ्रेटनिंग आइलैंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम ट्राइबल लाइवलीहुड। अंडमान निकोबार में 6 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, 6 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जॉर्वे, ओंगे, शोम्पेन, जरावास। ठीक है, तो ये सब वहाँ पे ट्राइबल्स हैं। अभी देखिए ये है कुछ नाम, स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है, ठीक है, रुटलैंड आइलैंड है, पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया। नाम क्या है यार, पोर्ट ब्लेयर का नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ यार। पोर्ट ब्लेयर न्यू नेम, समथिंग मतलब फ्रीडम फाइटर से कुछ रिलेटेड है, श्री विजयपुरम। हाँ, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, श्री विजयपुरम। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का। अब देखिए ये ग्रेट चैनल ये ऐसा बनने वाला है। अब यही बताएगी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एस्पेक्ट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ऑफ कोर्स अंडमान निकोबार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आता है। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, उनमें से एक में आता है। ठीक है, इकोलॉजिकल रोल, ग्लोबल कार्बन सिंक क्लाइमेट रेगुलेटर ऑफकोर्स आता है। अंडमान निकोबार में बहुत से मैंग्रोव्स हैं और क्या है, बहुत से मैंग्रोव्स और रेन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली ट्राइबल कम्युनिटीज़ शोम्पेन, निकोबारेज, जरावास, ओंगे, ठीक है, ये सब आते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ है वहाँ के। द आइलैंड आर क्लोज टू मलक्का स्ट्रेट, ये रहा मलक्का स्ट्रेट कि इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट, चाइना का 90% ट्रेड यहीं से आता है। तो हमें अपने इस एरिया को डेवलप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये वाला एरिया ये देखिए यहाँ पे चाइना का यहाँ से ट्रेड जाता है, तो हमें डेफिनेटली ट्रेड करना है, लेकिन सस्टेनेबली ट्रेड करना चाहिए, सस्टेनेबली डेवलप करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, देखिए नियमगिरी बताया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो वेदांता कंपनीज था उसको कोल माइनिंग के लिए रोका गया था। ठीक है, वहाँ के जो वेदांता कंपनी है, वेदांता प्रोजेक्ट को डोंगरिया कोन ट्राइब ने उड़ीसा में उसका प्रोजेक्ट रोका था। तुम हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं कर सकते, ये बोल के उसको प्रोजेक्ट को नहीं दिया। ठीक है, ऑर्डर रेफरेंडम अफेक्टेड ग्राम सभा, रिकग्नाइज ग्राम सभा अथॉरिटी टू सेफगार्ड कल्चर रिलीजन एंड एनवायरनमेंट। ग्राम सभा ने डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि देखिए फॉरेस्ट राइट एक्ट अंदर ग्राम सभा को बहुत पावर है, ग्राम सभा को बहुत पावर है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा पावर है। एक्सक्यूज मी, हाँ ठीक ही चल रहा है। ग्रेट निकोबार मतलब यहीं पे वही बता, क्या हैज़ द ट्राइबल काउंसिल लिटिल एंड ग्रेटर निकोबार बीन अलाउड टू एक्सरसाइज फॉरेस्ट राइट एक्ट competence issue report claim that Andaman Nicobar administration falsely stated, हाँ
कुछ गड़बड़ तो है। गड़बड़ ये है कि जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन जो काउंसिल है उसने डायरेक्ट बोल दिया कि हमने सारे ट्राइबल्स को पैसे दे दिए, लैंड भी ले लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत है, क्यों? दिक्कत ये है कि जब ग्रेट निकोबार ट्राइबल काउंसिल है उसने बोला कि दिक्कत क्यों नहीं, आपने तो सेटलमेंट किया नहीं अच्छे से, जो रिलोकेशन आपने वो भी अच्छे से नहीं किया, ठीक है, तो ये कैसे से गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। किसने? अब यहाँ पे कुछ लिखा है, कुछ फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है। ओरिजिन शुड बी हैव अ स्टैंडिंग फिलोसॉफी बियरिंग एंटिटी राइट्स मीन्स के लिए लिखने के लिए इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन बेनिफिट ऑफ नेचर इटसेल्फ मैकेनिज्म, मतलब ये बोल रहा है कि क्या हमें बायोडाइवर्सिटी को भी अपने जैसा कंसिडर नहीं करना चाहिए, लिविंग एंटिटी, ठीक है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल दिया है नेचर्स को राइट को कि कहाँ कहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी पेड़ पौधे उनको ह्यूमन के जैसे राइट्स दिए गए, जिससे आपको और मुझे फंडामेंटल राइट्स है ना, वैसे नेचर को भी फंडामेंटल राइट्स दिया गया। इक्वाडोर ने दिया है 2008 में, कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज नेचर्स राइट फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल पर्सनहुड टू नेचर, मतलब नेचर भी एक इंसान है, उसका भी राइट है, हक है, जीने का हक है, ठीक है। बोलिविया ने लॉ ऑफ द राइट्स ऑफ मदर अर्थ 2010 में रिकॉग्नाइज नेचर एज अ लिविंग सिस्टम, अपने इंडिया में भी है, वो बताऊंगा, ठीक है। न्यूजीलैंड ने, ठीक है, वानगनॉय रिवर गेव लीगल पर्सनहुड, वानगनुई रिवर को बोला कि तुम एक इंसान हो, हमारे यहाँ जैसे गंगा माता है वहाँ पे बोला कि तुम भी इंसान हो, ठीक है। को गार्डियनशिप बिटवीन माओरी एंड, ठीक है, माओरी वहाँ पे कम्युनिटी है। कोलंबिया अट्राटो रिवर केस रिकॉग्नाइज बायो कल्चर राइट्स ऑफ इंडिजिनियस कम्युनिटीज, इंडिजिनियस पीपल मेड को गार्डियन ऑफ द रिवर, जो वहाँ के लोग थे उनको उस रिवर का गार्डियन बना दिया, क्योंकि बाहर से आके अगर इस रिवर को गंदा करता है तो आप पनिशमेंट दो, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे गंगा और यमुना को, गंगा एंड यमुना रिवर्स लिविंग एंटिटी, किसमें? उत्तराखंड का लिखा है उत्तराखंड, ठीक है, टू बी एक्सरसाइज बाय स्टेट ऑफिशियल। अब यहाँ पे ये है नीड फॉर लीगल पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे फेलियर ऑफ एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, क्योंकि अच्छे से एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं हो रहा, इसीलिए इनको देना जरूरी है, ठीक है। लास्ट प्रोजेक्ट टेहरी सरदार सरोवर अप्रूव्ड डिस्पाइट इकोलॉजिकल रिस्क, गार्डियनशिप फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये सब कुछ मेन पर्सपेक्टिव है, आप इनको देख सकते हो। कोलंबिया का अत्रातो ये वाला मॉडल फॉलो करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि वहाँ के जो इंडिजिनियस पीपल है आप उनको प्रोटेक्शन का हक दे दो ना, उनको को गार्डियन बना दो, उनको बोलो कि आप यहाँ पे प्रोटेक्ट करो, कोई भी आए बाहर से तो आप उनको आने मत दो, ठीक है, अत्रातो का, ठीक है। ये कहाँ पे? कोलंबिया में। तो क्या है? कम्युनिटीज हैव द राइट्स टू मैनेज बोथ द कल्चरल एंड इकोसिस्टम, ओके। गार्डियनशिप कमीशन इंक्लूड्स लोकल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब वहीं के लोगों लीगल इंडिजिनियस पीपल एज लीगल स्टेवर्ड्स ऑफ देयर हैबिटेट। इंडियन अडेप्टेशन ग्रेटर निकोबार ट्राइबल काउंसिल एक्ट ऐसा को, देखिए निकोबार ट्राइबल काउंसिल है, मैंने आपको बताया ना, यही लोग बोल रहे हैं कि जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने सेटलमेंट किया नहीं है, ट्राइबल्स का रिलोकेशन किया नहीं है, ठीक है, ये इसमें है। नेक्स्ट ग्लोबल डोर मेजर स्टेप्स, यहाँ पे बेसिकली बताया गया, इसको सिंपल में बता देता हूँ कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं, फॉरेन लॉस है, उसको एक्सपांड करना चाहिए, इंडिया में उनको लाना चाहिए, इंडियंस को भी बाहर जो लॉ प्रैक्टिस करने के लिए भेजना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है मोस्टली द आइडिया ऑफ इंडिया एज अ प्लेस ऑफ रिसोल्यूशन इंटरनेशनल डिस्प्यूट वुड हैव साउंडेड लाइक स्टेट ऑफ द बैड लॉयर जोक। अब यहाँ पे वही बताया, रिसेंटली इंडिया वॉज नॉट सीन एज अ हब ऑफ रिसॉल्विंग इंटरनेशनल कमर्शियल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है ये प्रोटेक्टिंग सिविल राइट्स, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये काम में सिविल सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो फॉरेन लॉयर्स हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, लेकिन जो फॉरेन लॉयर्स हैं, फॉरेन लॉ है, उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट अगर करना है तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्राइटेरिया मेंशन किया है, उसके बारे में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर हम सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है अगर हम फॉरेन लॉयर्स को, फॉरेन लॉज को यहाँ पे आने देते हैं तो इंडियन लॉयर्स भी, इंडिया का लॉ भी वहाँ चलना चाहिए। फॉरेन लॉयर्स यहाँ पे आ सकते हैं 60 दिन तक यहाँ पे
अपना प्रैक्टिस भी है, मतलब फॉरेन लॉ से रिलेटेड, इंडियन कोर्ट्स में नहीं, फॉरेन लॉ से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब यहाँ पे कुछ वही कि फॉरेन लॉ फॉर्म्स इन इंडिया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, फॉरेन लॉज वेर इंटरेस्टेड इन इंडिया आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बट डोमेस्टिक लॉ फॉर्म्स वेर स्मॉल फ्रैगमेंट एंड लैक्ड स्केलेबिलिटी। ब्रेन ड्रेन फ्रॉम लॉ स्कूल, वहाँ पे मतलब यहाँ पढ़ते थे और वापस चले जाते थे, मतलब अपने देश, ठीक है। लॉयर्स कलेक्टिव बॉम्बे हाई कोर्ट, फॉरेन फर्म्स कैन नॉट प्रैक्टिस कॉर्पोरेट वर्क लिटिगेशन इन इंडिया इवन विद द इंडियन लॉयर्स, ठीक है, मतलब उनको प्रैक्टिस करने मत दो। फिर 2012 में बोला, ये कौन बोल रहे हैं, ये बोल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट बोल रहा है कि वहाँ की जो इंग्लैंड का है जो लॉयर है उसको इंडिया में आकर प्रैक्टिस करने मत दो, साफ बात, ठीक है। अब AK बालाजी मद्रास हाई कोर्ट बोलता है टेम्पररी एडवाइस ऑन फॉरेन लॉ अलाउड बट नो परमानेंट, वो बोलते हैं एक काम उनको कुछ काम वगैरह रहेगा इनका छोटा मोटा, उनको करने दो और जाने दो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है 2018 में फ्लाई इन एंड फ्लाई आउट एडवाइस अलाउड परमानेंट ऑफिस नॉट परमिटेड, मतलब जो मद्रास हाई कोर्ट का उसका रिकमेंडेशन मान लिया है, बोला कि तुम आओ 60 दिन से 1 साल के बीच में अपना प्रैक्टिस जो भी है करो, जो भी कंसर्न है करो और निकलो, ठीक है। द कंसर्न टाइमिंग एंड मार्केट रेडीनेस नॉट द एबिलिटी ऑफ इंडियन लॉयर, एग्जाम्पल फली नरीमन एंड सोली सुरब्जी डेमोन्स्ट्रेटेड इंडियन एडवोकेसी एक्सीलेंस इंटरनेशनल, मतलब इन लोगों ने बाहर देश में इंडियन लॉ को बहुत अच्छा बताया गया, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट किया अच्छे से। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स, इंडियन फर्म्स हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 15 से 20 लॉयर, 1000 लॉयर्स विद ग्लोबल एक्सपोजर, इतने लॉयर हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड फैले हुए हैं। दे हैव ऑफिस अब्रोड, लॉयर्स विद द ड्यूअल एंड ट्रिपल क्वालिफिकेशन। आप इस पॉइंट वही सेम टू सेम जो उस आर्टिकल में लिखा उसी को कॉपी पेस्ट किया मैंने। प्रैक्टिसिंग अक्रॉस jurisdiction, growth has been largely organic unlike other sectors boosted by the foreign investors, ठीक है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2023 में क्या बोलता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंडिया में हेड है, किसी भी लॉयर्स को प्रैक्टिस करना है तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना ही पड़ेगा, वरना वो इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। फर्स्ट रिकॉग्निशन अलाउिंग फॉरेन लॉयर्स टू प्रैक्टिस फॉरेन एंड इंटरनेशनल लॉ इन इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला ठीक है प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रोवाइड्स फॉर्मल फ्रेमवर्क रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉ, मतलब यहाँ पे रजिस्टर करो, ठीक है, ये सब जो भी है, जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह रहता है वो रजिस्टर करो, प्रैक्टिस करो 1 साल तक, ठीक है, 60 दिन से 1 साल तक, और फिर वापस चले जाओ। अगर तुम्हारा कोई फॉरेन क्लाइंट्स है, उसका कोई केस है इंडिया में रिलेटेड, तो वो आओ प्रैक्टिस करो और वापस चले जाओ, ठीक है। कंप्लेंट्स रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री सर्टिफिकेशन, 60 डे लिमिट फॉर अनरजिस्टर्ड फ्लाई इन वर्क, foreign firms can advise home country law, international law appear in international arbitration in India, foreign firms cannot practice Indian law appear in the Indian court, वो फिर भी इंडियन कोर्ट्स में appear नहीं हो सकते। रेसिप्रोसिटी, इंडियन लॉयर वो बोलते हैं, मतलब हम बोलते हैं कि हमारे इंडियन लॉयर्स को वहाँ प्रैक्टिस करने दो, इंग्लैंड के लॉ कोर्ट में प्रैक्टिस करने दो, हम तुम्हें अलाउ कर देंगे, ठीक है। इंडियन लॉयर्स मस्ट हैव सेम राइट्स अब्रॉड, दिस अप्रोच रिप्रेजेंट Aristotle golden mean, balance, neither overly liberal nor insular, ओके। अब हाँ, अब इस आर्टिकल के बारे में देखिए, अभी कोप 30 होने वाला है, कोप 30 कहाँ पे होने वाला है, कोप 30 होने वाला है ब्राज़ील में, ब्राज़ील के बेलेम में, लेकिन मैं मैप दिखा दूंगा जरूर, ब्राज़ील के बेलेम का। ये देखिए यहाँ पे होने वाला है, सही से दिख रहा होगा कि नहीं, ये तो हाँ ये रहा, यहाँ पे होने वाला है कोप 30, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ 30, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या होता है, उसमें ग्रीन हाउस गैस को कैसे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है इसके बारे में बात होती है। शुरू कब हुआ था, 1992 में अर्थ समिट जो कि ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जानेरो में, वहीं से शुरू हुआ है, ठीक है। रियो अर्थ समिट शुरू कहाँ हुआ था,
ब्राजील में ही शुरू हुआ था, यहाँ पे रियो में शुरू हुआ। ये है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज को, बढ़ती आबादी को, बढ़ता ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को, पोल्यूशन को, ग्रीन हाउस गैस को, जो ग्लेशियर पिघल रहा है उसको कैसे काउंटर करना है। 2% से ज़्यादा जो गर्मी है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको नहीं बढ़ाना है। तो उसके बारे में बात करते हैं, अलग अलग लॉ लेके आते हैं, ठीक है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो 2030 तक अचीव करना है, उसी के बारे में थोड़ा देखेंगे, ठीक है। हालांकि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, इसमें ये है कि होने वाला है, अब होगा क्या, आउटकम होगा, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ब्राजील कब हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे पढ़ना है कि देखिए ह्यूमन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस फ्रॉम 2015 ऑनवर्ड्स, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे 2015 से क्या क्या चेंजेस आए, कहाँ कहाँ पे बैठा, क्योंकि यूपीएससी रिसेंट वाला पूछ सकता है कि 2000 मतलब COP28 का आउटकम क्या था, ठीक है, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं। COP21 पेरिस फ्रांस में हुआ था 2015 में, आउटकम क्या हुआ, पेरिस एग्रीमेंट के तहत नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कि हर एक नेशन अपना कितना कंट्रीब्यूशन देगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में। इंडिया ने क्या बोला कि हम 50% रिन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे, ओके, कोल को कम करेंगे और नेट जीरो बाय 2070 हो जाएंगे, ठीक है, ये बोला COP21 में। अब COP22 कहाँ पे हुआ था, मरकश, मोरक्को, यहाँ पे क्या हुआ, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्लाइमेट फाइनेंस कमिटी, नेक्स्ट बॉन जर्मनी में हुआ 2023 2017 में, लेड बाय फिजी प्रेसिडेंसी। आउटकम क्या आया, रूल बुक डेवलपमेंट फॉर पेरिस एग्रीमेंट, वही पेरिस एग्रीमेंट को डेवलप करने का कि नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में आपने कितना किया, आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, अरे आपने कितना कंट्रीब्यूट किया, ये सब बताया जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जेंडर इंडिजीनियस कम्युनिटीज क्लाइमेट पॉलिसी, अब COP24 2018 में पोलैंड में हुआ, ठीक है, कटोविस क्लाइमेट पैकेज रूल बुक। अब इसमें आउटकम क्या है, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्टिंग, NDC नेशनली डिटरमाइंड कंप्लीटेशन, ये भी क्या है, पेरिस एग्रीमेंट। तो देख रहे हो पेरिस एग्रीमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। यही पेरिस एग्रीमेंट को इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फाइंड किया था 2015 में है, ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर। ग्लोबल स्टॉक टेक प्रोसेस, ठीक है, मैड्रिड स्पेन 2019 में हुआ। COP25 लिमिटेड प्रोग्रेस, स्पेन होस्टेड चिली ने विड्रॉ किए, क्या यहाँ पे हुआ। आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट की बात यहाँ पे शुरू हुआ कि कार्बन मार्केट बनाना जाना चाहिए, कार्बन ट्रेड होना चाहिए कि अगर कोई कंट्री ज़्यादा कार्बन यूज़ कर रहा है, कोई कंट्री कम, तो ये जो कंट्री इसको पैसे दे के ये कार्बन एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं। एनहांस क्लाइमेट एक्शन फाइनेंस, इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग रूल, कार्बन ट्रेड की बात यहाँ पे शुरू हुआ। नेक्स्ट ग्लासगो समिट 2021 यहाँ पे हुआ, ग्लासगो यूके में है। स्ट्रेंथन 2003 NDC, वही पेरिस को और स्ट्रेंथन करना, ठीक है। कोल फेस डाउन, मतलब कोल को कम करना, फेस डाउन करना है। चाइना ने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा, मैं 2030 तक और एमिशन करूंगा, क्यों, मुझे डेवलप होना है। इंडिया और चाइना दोनों ने विड्रॉ कर दिया कि हम कोल फेस डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। डेवलप कंट्रीज मोबिलाइज 100 बिलियन, वो बोलते हैं तुम पहले, USA हो गए, UK हो गए, पहले हमें $100 बिलियन दो, ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल एम्फेसिस एडेप्टेशन फाइनेंस लॉस एंड डैमेज फंड की बात की गई कि तुम लोगों ने, जो भी यूरोपियन कंट्रीज हो, USA हो, तुम लोगों ने बहुत डेवलप कर लिया, कॉलोनीज से लूट के अपने आप को अमीर किया, अब हमारा समय है अमीर बनने का, और तुम कहते हो कि तुम इंडस्ट्री मत बनाओ, उससे ग्रीन हाउस गैस होता है, हम तुम्हारी बात क्यों माने, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, ग्लोबल साउथ, इंडिया, चाइना और जो अफ्रीकन कंट्रीज है, ये लोग बोल रहे हैं, ठीक है।
कोप 27 शर्म एल शेख इजिप्ट में हुए, लॉस एंड डैमेज फंड सेम टू सेम, एनडीसी अपडेट मिटिगेशन एफर्ट, ठीक है ये भाई। दुबई में हुआ कोप 28, आउटकम क्या है, एक्सेलरेशन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल स्टॉक टेक मैकेनिकल रीजन, ठीक है ये वही सेम टू सेम, एडेप्टेशन फाइनेंस, इसमें कुछ खास आउटकम नहीं आया। कोप 29 ये कहाँ पे हुआ, ये हुआ अपना बाकू में। बाकू क्वांटिफाइबल गोल जो अपना एनडीसी था उसी को थोड़ा और एडवांस किया गया। क्लाइमेट फाइनेंस डेवलप कंट्रीज कमिटेड टू मोबिलाइज एटलीस्ट 3 बिलियन एनुअली। डेवलप कंट्री यूएसए, यूके, फ्रांस, ये लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको 3 बिलियन एनुअली देंगे। बात हुआ है देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। 2035 टू सपोर्ट डेवलपिंग नेशन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, दिस रिप्रेजेंट ट्रिपलिंग प्रीवियस 100 बिलियन पर ईयर। बाकू बेलम, बाकू टू बेलम, बाकू से अब बेलम में क्या आने वाला है, यही रोड मैप 1.3 ट्रिलियन, कॉल फॉर अक्रॉस वर्क टुगेदर टू इंक्रीज क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपिंग कंट्री टू एटलीस्ट 1.3 ट्रिलियन। अब ये बोल रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में तुम जो डेवलप कंट्रीज हो 1.3 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है इन्वेस्टमेंट कर दो, ये पूछा बोल रहा है। फाइनलाइजिंग आर्टिकल 6 रूल्स एग्रीड अपॉन इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग कार्बन मार्केट, रूल 6 पे काम हुआ, ठीक है कि अब कार्बन ट्रेडिंग करो, ओके। अब ये माउंटेन मॉन्स, अभी देखिए दार्जिलिंग में, ये दार्जिलिंग में यहाँ पे बहुत बड़ा फ्लड आया, ठीक है क्या यहाँ पे फ्लड आया, मतलब बहुत तेज बारिश हुआ यहाँ पे कि तो ओवर 30 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, फ्लड्स लैंडस्लाइड इन वेस्ट बंगाल, Darjeeling, the queen of hills, was particularly affected. Many people were remain missing remotest area. अब देख रहे हो मतलब माउंटेनस एरिया पे, माउंटेन एरिया पे दार्जिलिंग में जो बहुत तेज भीषण बारिश हुई, उस बारिश से फ्लैश फ्लड आ गया। फ्लैश फ्लड में बहुत से घर डूब गए, टूट गए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा मैं मैपिंग के पर्सपेक्टिव से, क्या बोलते हैं, चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं। अब इससे इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पे इस वाले रीजन में कि दार्जिलिंग जो है अपने इंडिया में क्या है, टी कैपिटल है। दार्जिलिंग टी के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा लेक है, कौन से रिवर पास होते हैं, फ्लैश फ्लड को काउंटर कैसे कर सकते हैं, ये इसके बारे में यहाँ पे मतलब टोटल बताया है कि कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो मैं सिर्फ मैप के लिए बता रहा था कि यह हुआ है, ओके। अब लैंडस्लाइड को कैसे काउंटर करना है, लैंडस्लाइड नेशनल डिजास्टर एक्ट के तहत एक डिजास्टर में आता है, किसमें आता है, डिजास्टर में आता है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ नेक्स्ट बात करते हैं, सर्विस डिलीवर थ्रू ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। अभी हिमाचल प्रदेश में ई डिस्ट्रिक्ट नाम का सर्विस डिलीवरी थ्रू हिमाचल प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल 2024 वाज द हाईएस्ट सो फार अंडर स्टेट ऑनगोइंग पुश डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल गवर्नेंस क्योंकि आप देख रहे हो केरला टोटली पेपरलेस हो चुका है, समझे। केरला में जो भी गवर्नमेंट काम होता है मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अभी हिमाचल भी उसी फॉर्म में जा रहा है, बस बता रहा था कि ये होने वाला है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ शुगर एक्सपोर्टेड बाय इंडिया 2024-25 lakh tons, 7.7 lakh ton. India is estimated to have exported this much ton sugar in the market seasoning ended September. इसका कारण ये था कि शुगर के लिए अपना इंडिया जो है दुनिया में सबसे सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर प्रोड्यूसर है। फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है ब्राज़ील। अब इसी के क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सपोर्ट के रिलेटेड कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ तो अपना इंडिया, तो हो सकता है कि शुगर के लिए भी नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट, काउंटडाउन हॉस्टेजेस रिलीज। देखिए ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं इस आर्टिकल को सारांश में बता देता हूँ। सारांश ये है कि हमास को बोल रहा है, इजराइल बोल रहा है, तुम हमारे 200 आदमी 20 आदमी दे दो, 20 आदमी दे दो, हम तुम्हारे 2000 आदमी वापस कर देंगे। मतलब भाई इजराइल तो सच में दरिया दिली है, 20 आदमी के बदले 2000 आदमी वापस कर दे रहा है हॉस्टेजेस को, ठीक है। तो मतलब अब ट्रंप ने 20 प्लान बोल दिया है, तो अभी सेटलमेंट मतलब सीज फायर हो चुका है। अब बोल रहे कि वापस आओ, वापस बसना है यहाँ पे गाजा में, ठीक है। हाँ, चाइना एंड फिलीपींस ट्रेड बैलेंस ओवर बोट कॉलिशन, ये हमें नहीं पता है।
सिर्फ ये वाला मैप देख लीजिए, ये है फिलीपींस, ये है चाइना, ये है 9 डैश लैंड। चाइना ये 9 डैश लैंड के अंदर बोलता है, जितना भी 9 डैश लैंड के अंदर आता है सब मेरा है, साउथ चाइना सी नाम। अब यहीं पे थोड़ा देख लीजिए, ये है पार्सल्स आइलैंड, स्कारबरो आइलैंड, स्प्रैटली आइलैंड। इन आइलैंड्स में रेगुलर डिस्प्यूट रहता है, ये बोलता है ये आइलैंड मेरा है, ये बोलता है ये आइलैंड मेरा है, ये बोलता है ये आइलैंड मेरा है, ठीक है। तो इसको भी कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बोलते बोलते मेरा गला खराब हो गया, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का द हिंदू एनालिसिस बहुत लेट हो गया लेकिन आज